स्वागत है आप सबको आपका चैनल हिस्टोरिकल गुरुजी में। दोस्तों, मैं वीडियो से आगे बढ़ूं, मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूं कि अभी कोविड के चलते ड्यूटी बहुत ज्यादा हार्ड हो गया है, इसलिए मुझे फेस कैम वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाला है। इसलिए अगर वीडियो लेट में आता है तो एक बात ध्यान रखना कि सुज्ञान कहीं बिजी होगा। इसलिए मैं और एक बात भी सोच रहा हूं कि पहले मैं जैसे जो वॉइस ओवर वीडियो करता था उसी तरह का एक वीडियो बनाऊं। आप मुझे कमेंट में बताना कि क्या मैं इस तरह का फेस कैम वीडियो करूं जो वीडियो लेट में आएगा, या फिर जल्दी जल्दी वीडियो बनाऊं ताकि वीडियो जल्दी आ सके और वो वाला वीडियो वॉइस ओवर होगा। मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताना। खैर दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसे परिवार की कहानी जो पहले मुगलों के साथ और उसके बाद अंग्रेजों के साथ लोहा लिया था। इस वंश के कई पीढ़ियां इस मिट्टी के खातिर अपना बलिदान दिए थे। आप तो मगधीरा मूवी देखे होंगे। इस मूवी में एक वंश था शतद्रु वंश, जिस वंश के कोई भी मर्द 30-35 साल से ज्यादा दिन तक नहीं बचता था। इसका कारण था कि वो वंश अपने मिट्टी के खातिर बलिदान दिए थे। ये तो हो गई फिल्मी बातें। क्या आपको पता है हमारे उड़ीसा में भी एक ऐसा वंश है जो हमेशा इस मिट्टी के खातिर अपने खून का लहू बहाया था। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ खोरधा के तापंगढ़ के दड़बेहरा श्रीमंत माधव चंद्र राउतराय जी के परिवार के बारे। अगर मेरा ये वीडियो तापंगढ़ से कोई देख रहा है तो इस वीडियो को प्लीज उनके परिवार तक पहुंचा देना। खैर, ये बात है आज से करीब 400 साल पहले। तब खोरधा पर भोई वंशी गजपति महाराज दिव्य सिंह देव जी का शासन हुआ करता था। तब दिल्ली पर बैठा था औरंगजेब। उस समय मंदिरों को तोड़ना और औरतों की इज्जत लूटना मुगलों के लिए एक आम बात हुआ करता था। मुगलों से खोरधा को बचाने के लिए गजपति महाराज 70 से भी ज्यादा गढ़ों का प्रतिष्ठा करवाए थे और उन्हीं में से एक था तापंगढ़। उस समय तापंगढ़ में 2 भाई रहा करते थे। एक का नाम था नारायण राउतराय और दूसरे का नाम था नरसिंह राउतराय। जात में ये थे खंडायर। इस वजह से उस इलाके में उनका काफी दबदबा था। उनके अधीन बहुत से पाइक युद्ध लड़ते थे। एक साल अचानक पूरी मंदिर पर हमला हो गया। प्रथम सेवक होने के नाते गजपति महाराज को पूरी मंदिर को बचाना था। वो बहुत बार इन दोनों भाइयों के पराक्रम की किस्से सुन चुके थे, जिस वजह से वो तुरंत उन दोनों भाइयों से मिले और उनको पाइक सेना के नेतृत्व लेने के लिए बोले। तुरंत नारायण राउतराय और नरसिंह राउतराय अपने सेना लेकर मुगल टुकड़ी पर टूट पड़े, जिस वजह से मुगलों को पीछे हटना पड़ा। इस विजय से आनंदित होकर दोनों राउतराय भाई एवं पाइक सेना खोरधा लौटे। पर यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं चला। मुगल और भी एक बड़े सेना लेकर खोरधा पर आक्रमण कर देते हैं। इस समय गजपति महाराज नारायण राउतराय एवं नरसिंह राउतराय को अपने सेना का सेनापति बना चुके थे। फिर एक बार पाइक एवं मुगल एक दूसरे से भिड़ते हैं और इस बार भी मुगलों को युद्ध छोड़ के भागना पड़ता है। सन 1707 जब औरंगजेब का मौत हो जाता है, उस समय खोरधा के 18 गढ़ों के जितने भी पाइक थे वो अपने पूरी ठाट बाट के साथ पूरी श्री मंदिर पहुंचते हैं और कई सदी से बंद पड़े हुए पूरी श्रृंग द्वार को भक्तों के लिए खोल देते हैं और चारों दिशा जय जगन्नाथ की ध्वनि में प्रकंपित होता है। यह था इतिहास माधव चंद्र राउतराय जी के पूर्वजों का कि कैसे वो मुगलों से लोहा लिए थे। अब आते हैं माधव चंद्र राउतराय जी के ऊपर। माधव चंद्र राउतराय जी का जन्म सन 1780 को खोरधा के तापंगढ़ में हुआ था। वो 2 भाई थे। माधव चंद्र राउतराय युद्ध नीति और रणनीति में पारंगत होने के कारण उनको दड़बेहरा चुन लिया गया। दड़बेहरा पाइक सेना में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पद होता है। अगर आपको पाइक सेना के बारे में जानना है तो YouTube पर सर्च कीजिए पाइक सेना बाय हिस्टोरिकल गुरुजी। आपको 3 पार्ट मिल जाएगा, अवश्य देख लेना। खैर, उस समय खोरधा पर गजपति महाराज मुकुंददेव द्वितीय का शासन हुआ करता था। वो नाबालग थे, जिस वजह से उनके कुल पुरोहित जयराम राजगुरु एवं उनके सेनापति बक्सी जगबंधु खोरधा को संभाल रहे थे। उस समय तक अंग्रेज संपूर्ण भारत को जीत लिए थे, सिवाय उड़ीसा के खोरधा को छोड़कर। जब खोरधा पर आक्रमण का खतरा मंडराने लगा, तब राजा के कुल पुरोहित जयराम राजगुरु अंग्रेजों के खिलाफ भारत के सर्वप्रथम स्वाधीनता संग्राम पाइक विद्रोह का ऐलान करवाते हैं।
कुल पुरोहित जयराम राजगुरु के आह्वान से पाइकों का जत्था हाथ में नंगी तलवार लिए खोरदा की तरफ कूच कर जाते हैं। खोरदा में अंग्रेज और पाइकों के बीच एक भीषण युद्ध होता है, पर किसी गद्दार ने खोरदा को घुसने का रास्ता अंग्रेजों को बता देता है, जिस कारण से पाइक सेना पराजित हो जाता है। उसके बाद राजा को तो पूरी भेज दिया जाता है, पर जयराम राजगुरु जो कि प्रधानमंत्री थे, उनको अंग्रेज निर्ममता से हत्या कर देते। खोरदा के जितने भी सब बड़े बड़े वारलॉर्ड थे, उनको पकड़ के जेल भेज दिया गया। यहाँ तक कि बख्शी जगबंधु जो कि पाइक सेना के सेनापति थे, उनके पूरी संपत्ति को नीलाम करवा के उनको कंगाल बना दिया, जिस कारण से पाइक सेना फिर से उठ खड़ा हुआ और शंखनाद हुआ पाइक विद्रोह 2.0 का। उसके बाद निष्पत्ति हुआ कि कोई भी खंडायर अंग्रेजों को कर नहीं देगा, जिस कारण से अंग्रेजों के गुस्सा अपने चरम पे था। एक बार क्या हुआ कि तापंगढ़ के एक खंडायर जिनका नाम चिंतामणि पहाड़ सिंह था, उनके पत्नी हरमणि देवी को कुछ अंग्रेज मिसबिहेव किए। धीरे धीरे ये बात उग्र रूप ले लेता है और बात जाकर पहुंचता है माधवचंद्र राउतराय एवं उनके सहयोगी चिंतामणि पहाड़ सिंह के पास। वो तुरंत मौके पर पहुंचते हैं और वो अंग्रेजों को मौत के घाट उतार देते हैं। जब ये खबर अंग्रेजों के पास पहुंचा, वे भी गुस्से में आग बबूला हो गए। वो पाइक सेना के विरुद्ध युद्ध का ऐलान कर दिए, जिस युद्ध को ओडिशा के इतिहास में कांजीगढ़ युद्ध बोला जाता है। 26 जून सन 1827 युद्ध का पहला दिन। हजारों अंग्रेज अत्याधुनिक हथियार से लैस होकर श्रीमद माधवचंद्र राउतराय जी के सेना पर धावा बोले। उस दिन अंग्रेजों का सामना होता है श्रीमद माधवचंद्र राउतराय जी के दड़े श्रीमद धनुर्जय श्रीचंदन के साथ। एक भीषण युद्ध होता है और इस युद्ध में 115 अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दिया जाता है और इस युद्ध में 7 पाइक वीर भी वीरगति को प्राप्त होते। 27 जून सन 1827 युद्ध का द्वितीय दिन। इस दिन भी 80 अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दिया जाता है, पर युद्ध के तृतीय दिन दड़ई धनुर्जय श्रीचंदन को गोली लगता है और वो वीरगति को प्राप्त होते हैं। युद्ध के चौथे दिन खुद श्रीमंत माधवचंद्र राउतराय युद्ध के मैदान में उतरते हैं और वो अकेले ही 85 अंग्रेजों को मौत के घाट उतार देते हैं। युद्ध के 5वां दिन भी अंग्रेजों के ऊपर भारी पड़ता है। इस दिन 56 अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दिया जाता है, जबकि 3 पाइक वीर अपने वीरगति को प्राप्त होते हैं। पर युद्ध के 6ठे दिन हो जाता है एक धोखा। मधुसूदन पटनायक नाम का एक गद्दार अंग्रेजों को बता देता है कि आज पाइक सेना आपके ऊपर हमला नहीं करेगा, क्योंकि आज मां हटेश्वरी के पूजा है और इस दिन पाइक सेना अस्त्र नहीं उठाते। वो ये भी बोल दिया कि पाइक सेना का हथियार हटिया पहाड़ी में छुपाया हुआ है। अंग्रेज एक गेम प्लान की और वो हटिया पहाड़ी को चारों तरफ से घेर कर पाइकों का जो हथियार था उनके ऊपर गाय का खून डाल दिए, ताकि पाइक उन हथियारों को स्पर्श ना करे, जिस कारण से श्रीमान माधवचंद्र राउतराय एवं उनके पाइक सेना को पीछे हटना पड़ा और वो जंगल के अंदर चले गए। अंग्रेज ये भी ऐलान करवा दिए कि जो भी श्रीमंत माधवचंद्र राउतराय जी को पकड़ा देगा, अंग्रेज उन्हें ढेर सारे इनाम देंगे। एक सुबह क्या होता है कि दरवेहरा श्रीमंत माधवचंद्र राउतराय सोरण गांव के पास एक नदी को पार कर रहे थे। उस समय उनको एक मछुआरा मिलता है, जिसको पता नहीं था कि स्वयं ये खुद माधवचंद्र राउतराय हैं। वो बोला कि मैं जा रहा हूँ दरवेहरा माधवचंद्र राउतराय जी से मिलने। इस बात से माधवचंद्र राउतराय हैरान हो गए और वो उनसे पूछे कि क्यों भला। फिर मछुआरा बताया कि मेरा नौका डूब गया है और मेरा घर भी जल गया है। मैं उनसे बोलूंगा कि वो आएं और अंग्रेजों के पास सरेंडर कर लें और ये बताएं कि मैंने उनको पकड़ा है। फिर अंग्रेज जो इनाम मुझे देंगे, उस इनाम के पैसे से मैं मेरा घर बनवाऊंगा और मेरा नौका भी बनवाऊंगा। माधवचंद्र राउतराय जी को भली भांति पता था कि इसका अंजाम क्या हो सकता है, फिर भी वो उसको मदद करने के लिए अंग्रेजों के पास सरेंडर कर देते हैं। इस घटना को याद करने के लिए हमारे उड़ीसा में एक छोटा सा लोकगीत प्रचलित है। तापंग गड़र दल बेहेरा मु कैवर्त्य आनीची घेनी, निय मोर प्राण दियो ताकु धन सेत बड़ हिनी। फिर माधवचंद्र राउतराय जी को अंग्रेज गिरफ्तार कर लेते हैं और उनके सारे संपत्ति जो मधुसूदन पटनायक था उसको दे दिया जाता है। खैर ये थी कथा माधवचंद्र राउतराय और उनके महान पूर्वजों के बारे में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक अवश्य कर लेना
और नीचे कमेंट करना कि वीडियो आपको कैसा लगा। खैर दोस्तों, चलता हूं और आपसे मिलता हूं अनसंग वॉरियर सीरीज के अगले एपिसोड में। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।